कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। पति अगर संकट में हो तो पत्नी आगे आकर उसे इस संकट से बाहर निकाल लेती है। पत्नियों के पास हर समस्या का हल होता है। आज प्रस्तुत है रूसी लेखक अलेक्जेंडर कुपरिन की मजेदार कहानी की हिंदी प्रस्तुति लिलिएक की झाड़ियां। निकोलाई आल्माज़ोव बहुत जल्दी में था। उसकी पत्नी ठीक से दरवाजा खोल भी नहीं पाई थी कि वो बहुत तेजी से घर में घुसा और बिना जूते और कोट उतारे अपने अध्ययन कक्ष में जा पहुंचा। उसकी पत्नी बेरोचका उसके चेहरे पर फैले घबराहट और तनाव को देखकर ही समझ गई थी कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई थी। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चली आई। निकोलाई कुछ देर के लिए चुपचाप खड़ा होकर एक कोने की तरफ लगातार घूरता जा रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बैग जमीन पर छोड़ दिया। ये बैग जमीन पर गिरते ही खुल गया और उसके अंदर का सामान फर्श पर बिखर गया। वो एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। वो बेताबी से अपनी उंगलियां चटका रहा था और उसके चेहरे पर छा गई चिंता को देखा जा सकता था। वो सेना में नौकरी करने वाला नौजवान था। वो इन दिनों सैन्य अकादमी से एक कोर्स कर रहा था और इस समय वहीं से वापस आ रहा था। आज उसने अपने प्रोफेसर को अपनी प्रैक्टिकल की फाइल दिखाई थी। ये इसके कोर्स का सबसे कठिन काम था। प्रैक्टिकल में उसे अपने आसपास के इलाके का सर्वे करना था। अब तक की उसकी सभी परीक्षाएं अच्छी हुई थीं। केवल भगवान और उसकी पत्नी ही जान सकते थे कि उसने इन परीक्षाओं के लिए कितनी कठिन मेहनत की थी। पहले तो अकादमी की प्रवेश परीक्षा पास कर पाना ही उसे असंभव लग रहा था। 2 साल लगातार इस परीक्षा में फेल होने के बाद उसने पूरे जुनून से तैयारी की और तीसरी बार उसे अकादमी में प्रवेश मिल पाया। अगर उसकी पत्नी का सहारा न होता तो वो अपने इस संघर्ष को सही अंजाम तक पहुंचा ही नहीं सकता था। लेकिन उसकी पत्नी वेरोचका ने उसे कभी भी मायूस नहीं होने दिया। हर कठिनाई में वो अपने पति के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी रही। वो हमेशा उसका उत्साह बढ़ाती रही। उसने इस पूरी अवधि में अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि उसका पति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। परीक्षा की अवधि के दौरान वो अपने पति की सेक्रेटरी भी थी, उसकी ड्राफ्ट्समैन भी थी और उसकी गलतियों में सुधार भी करती थी। वो निकोलाई से उसके पाठ सुनती और उसका साहस बंधाती थी। इस समय वो दोनों अध्ययन कक्ष में थे। 5 मिनट के लिए उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। केवल दीवार में टंगी दीवार घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। निकोलाई ने अभी तक अपना कोट और हैट भी नहीं उतारा था और वो कुर्सी पर एक तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वेरा उससे 2 ही कदम की दूरी पर थी। वो चुपचाप थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर इस समय चिंता की लकीरें उभर आई थीं। कुछ देर बाद उसने ही मौन तोड़ा। उसने बहुत धीमे स्वर में अपने पति से कहा, कुल्या, क्या हुआ? क्या इम्तिहान अच्छा नहीं रहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस केवल अपने कंधे ही उचकाए। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, क्या प्रैक्टिकल में कुछ गड़बड़ी हुई है? बताओ। अरे मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? निकोलाई अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा और रुक रुक कर परेशान सा अपनी बात कहने लगा। वो इस तरह बोल रहा था जैसे किसी आदमी का अपमान किया गया हो और वो अपनी आप बीती सुना रहा हो। उसने कहा, हाँ, मेरे प्रैक्टिकल के काम को पास नहीं किया गया। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ये सब किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहते हुए उसने बैग को लात मारकर दूर फेंक दिया। इसी बैग में उसकी प्रैक्टिकल की फाइल रखी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, ये सब कूड़ा हो गया है, इसे आग में झोंक दो। ये मेरी अकादमी नहीं है। मुझे पूरी बेइज्जती के साथ अगले महीने फिर से मेरी रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाएगा। कमबख्त, रंग के एक छोटे से छींटे की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, छींटा? तुम किस छींटे की बात कर रहे हो कुल्या? निकोलाई ने जवाब दिया, क्या बताऊं वेरा, हरे रंग के पेंट के एक छोटे से छींटे ने मेरी किस्मत बिगाड़ दी। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने कल रात 3 बजे तक बैठकर अपनी ड्राइंग पूरी की थी। मेरी पूरी फाइल बहुत बढ़िया बनी थी। सब लोग कह रहे थे बहुत सुंदर है। मैं पूरी रात से काम कर रहा था।
बहुत थक गया था, हाथ कांप रहे थे। तभी हरे रंग का एक पेंट का छींटा मेरी ड्राइंग पर गिर पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे किसी तरह मिटा दूं, लेकिन इस कोशिश में वो और भद्दा हो गया। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया। आखिर में मेरे दिमाग में इसका एक हल निकल आया। मैंने इस छींटे को ढकने के लिए उसके ऊपर और उसके इर्द गिर्द लिलियक के फूल की झाड़ियां बना दी। वो छींटा अब नहीं दिखाई दे रहा था, सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। बस आज मैं फाइल लेकर प्रोफेसर के पास गया। मेरी ड्राइंग देखकर उसने कहा, बहुत बढ़िया बना है लेफ्टिनेंट। ये क्या है यहाँ? लिलियक की झाड़ियां तो यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखी। प्रोफेसर की बात सही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उसे सब कुछ सही सही बता दूं, शायद वो मेरी बात सुनकर हंस देते। लेकिन तुम उसे नहीं जानती, वो जर्मन है और अपने काम का पक्का, बहुत बारीकी से सब कुछ देखता है। उसकी निगाह छोटी से छोटी चीज पर रहती है। यह सब सोचकर मैंने बात बनाई और कहा, वहां पर अब कुछ झाड़ियां उग आई हैं। इस पर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उस पूरे इलाके को अपने हाथ की उंगलियों की तरह पहचानता हूं। इस तरह की झाड़ियां तो मैंने वहां नहीं देखी। वहां पर कोई दूसरे अधिकारी भी थे। कुछ सोचकर प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम इतने विश्वास से ये बात कह रहे हो तो ऐसा करते हैं कि कल सुबह साथ चलकर वहां देख आते हैं। मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा कि या तो तुमने अपना काम लापरवाही से किया है या तुमने कहीं से नकल करके अपनी ड्राइंग बनाई है। उसकी पत्नी ने पूछा, पर वो इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि वहां झाड़ियां नहीं हैं? निकोलाई ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्या मतलब कैसे? तुम बात समझ ही नहीं रही हो। वो पिछले 20 सालों से इसी जिले में नौकरी कर रहा है। वो इस क्षेत्र को अपने बेडरूम से भी अच्छी तरह जानता है। मीन मेख निकालने में उसकी कोई बराबरी नहीं है। तुम्हें पता ही है कि जर्मन हर काम को 100% सही चाहते हैं। अब क्या किया जाए? कल तो उसे पता चल ही जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था। जितनी देर वो बोला उतनी देर वो मेज पर रखी एस्ट्रे में पड़ी दिया सलाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता रहा। जब वो चुप हुआ तो उसने कुछ टुकड़े वहीं फर्श पर फेंक दिए। हालांकि वो एक मजबूत आदमी था, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि बस अब वो रोने ही वाला है। पति पत्नी काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। अचानक विरोचका अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने अपने पति से कहा, सुनो कोल्या, हमें इसी समय चलना होगा। उठो और फौरन से तैयार हो जाओ। निकोलाई के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पीड़ा में है। उसने कहा, मेरा फालतू बातें मत करो। क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं प्रोफेसर के पास जाऊं और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगू? बेवकूफ मत बनो। ऐसा करूंगा तो फेल होने के साथ साथ मुझे सजा भी मिलेगी। विरोचका ने कहा, कोल्या, तुमसे माफी मांगने को कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूं कि हमें तुरंत उस जगह पर जाना चाहिए और कुछ झाड़ियां वहां पर लगा देनी चाहिए। निकोलाई ने आश्चर्य से कहा, झाड़ियां लगा देनी चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसकी पत्नी ने बोला, हां बिल्कुल। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते हो तो हमें वहां जाकर झाड़ियां लगाकर इसे सच बना देना चाहिए। अब जल्दी करो, मेरा कोट और हैट मुझे दो, जल्दी करो, छाता भी रख लो। निकोलाई ने जब देखा कि उसकी पत्नी ने उसकी बात को एकदम अनसुना कर दिया है तो वो कोट और हैट की तलाश करने लगा। वेरा ने ड्रॉर खोली और उनमें से छोटे छोटे डिब्बे और कपड़े के थैले निकालने शुरू कर दिए। वो बड़बड़ाती जा रही थी, झुमके? नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छे नहीं हैं, इनका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये अंगूठी बढ़िया है, इसमें सुंदर पत्थर भी जड़े हुए हैं। इसे बेच भी देंगे तो क्या हुआ, इसे बाद में भी खरीदा जा सकता है। ये ब्रेसलेट, ये तो पुराना पड़ गया है और मुड़ भी गया है, पर चलो कोई बात नहीं। अरे सुनो कोल्या, तुम्हारा चांदी वाला सिगार केस कहाँ है? 5 मिनट के अंदर ही उनके पास जितनी भी कीमती चीजें थीं वो सब वेरोचका के हैंडबैग में समा गईं। उसने आखिरी बार सब चीजों पर गौर किया और फिर उसने कहा, चलो अब हमें निकलना चाहिए। निकोलाई ने फिर से विरोध करना चाहा, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? अंधेरा होने वाला है और हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा।
वेरोचका ने धमकाते हुए कहा, चुप रहो, चुपचाप चलो मेरे साथ। सबसे पहले वो सामान गिरवी रखने वाली दुकान में पहुंचे। दुकानदार घाक किस्म का आदमी था और लोगों को देखते ही पहचान जाता था कि कौन कितने संकट में है। उसे केवल पैसा दिखाई देता था। वो बहुत देर तक सामान की जांच करता रहा। वेरा को एक बार तो ऐसा लगने लगा कि वो पागल ही हो जाएगी। उसे सबसे पहले तो यही चिंता हो गई कि दुकानदार उसकी अंगूठी को एसिड से धोएगा। खैर, अंगूठी को साफ करके दुकानदार ने बताया कि इसके केवल 3 रूबल ही मिलेंगे। वेरा कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, लेकिन ये तो इतनी खूबसूरत और चमकदार है, आप इसके केवल 3 रूबल ही दे रहे हैं। दुकानदार ने ठंडी आवाज में कहा, मैडम, हम केवल धातु के ही पैसे लगाते हैं, पत्थरों का कोई भी कुछ नहीं देता। ऐसा कहते हुए उसने तराजू में दूसरी चीजें तोलना शुरू कर दी। वेरा को इस बात का आश्चर्य हुआ कि जिस ब्रेसलेट को वो कुछ नहीं समझ रही थी, उसके अच्छे खासे पैसे उसे मिल गए। कुल मिलाकर उनके हाथ में 23 रूबल आए। इसके बाद जब वो लोग बागवान के घर पहुंचे, तब पीटर्सबर्ग के आसमान पर रात का अंधेरा फैल गया था। बागवान रात का खाना खाने के लिए अपने परिवार के साथ मेज पर अभी अभी बैठा था। वो पति पत्नी की फरमाइश पर ताज्जुब में पड़ गया। वो इतनी रात को इनका ऑर्डर पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे लगा कि ये लोग उससे मजाक कर रहे हैं। उसने वेरा से कहा, भाई मुझे माफ करो, और फिर इतनी रात गए मैं अपने मजदूरों को भी तो नहीं भेज सकता। आप अगर कहेंगे तो सुबह सुबह मैं उन्हें भेज दूंगा। अब बागवान को मनाने के लिए उसे सच्ची बात बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वेरोचका ने उसे ड्राइंग पर पड़े हरे रंग के छींटे की बात बता दी। उसने यह भी बता दिया कि निकोलाई का भविष्य अब उसी के हाथ में है। पहले पहले तो वो संदेह से उन्हें देख रहा था, लेकिन जब वेरोचका ने बताया कि वो ड्राइंग में दिखाई दे रही झाड़ियों की तरह असली झाड़ियां लगाना चाहते हैं, तब उसकी कुछ रुचि जागी। उसने सहानुभूति के साथ उनकी बात सुनी और फिर बोला, अरे ये तो छोटी सी बात है, तुम लोगों को किस तरह की झाड़ियां चाहिए? जब निकोलाई और वेरोचका ने पौधों को देखा तो उन्हें कुछ अच्छे पौधे दिखाई ही नहीं दिए। आखिर में उन्हें लिलियक के फूलों की झाड़ियां ही सही लगी। निकोलाई जानता था कि अगर अपनी पत्नी को अब घर जाने के लिए वो बोलेगा तो वो उसकी एक नहीं सुनेगी। वेरोचका पूरे समय उस जगह मौजूद रही जहां पर झाड़ियां लगाई जा रही थीं। वो लगातार मजदूरों को समझा रही थी और उनके काम पर नजर रखे हुए थी। वो घर जाने के लिए तभी राजी हुई जब उसने देख लिया कि पूरा काम ढंग से संपन्न हो गया है। जब झाड़ियों के नीचे की जमीन आसपास की घास से मेल खा गई, तभी वो घर गई। अगले दिन वेरा घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाई। वो अपने पति से मिलने के लिए अकादमी की तरफ चल दी। उसे दूर से ही अपना पति दिखाई दे गया। पति की चाल में जो फुर्ती और तेजी थी, उसे देखते ही वो समझ गई कि खबर अच्छी है। बात सच निकली। हालांकि निकोलाई के कपड़े धूल से सने हुए थे और वो भूख और थकान से परेशान था, पर उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। पत्नी के चेहरे पर उत्सुकता देखकर वो दूर से ही चिल्लाया, वेरा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, एकदम शानदार। पास पहुंचकर उसने वेरा से कहा, मैं और प्रोफेसर जब झाड़ियों के पास पहुंचे तो वो बहुत देर तक झाड़ियों को देखता रहा। फिर उसने कुछ पत्ते तोड़कर मुंह में डाले और चबाए। वो बोला, ये किस चीज का पौधा है? मैंने कहा, श्रीमान जी मुझे नहीं पता। इस पर वो बोला, मुझे लगता है ये सनोवर की प्रजाति का कोई पौधा है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इसके बाद वो मुड़ा और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, लेफ्टिनेंट, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं झाड़ियों के नाम भी याद नहीं कर पा रहा हूं। एक बात बताऊं, प्रोफेसर बहुत जानकार आदमी है, हमारे सबसे अच्छे अध्यापकों में से एक है वो, उसका ज्ञान अद्भुत है। मुझे उसे धोखा देते हुए अच्छा नहीं लगा। लेकिन वीरा के लिए इस बात का कोई खास महत्व नहीं था। वो तो बार बार यही सुनना चाहती थी कि प्रोफेसर ने झाड़ियों के बारे में क्या कहा। वो जानना चाह रही थी कि प्रोफेसर के चेहरे पर कैसे भाव थे, उसकी आवाज में क्या बदलाव हुआ और निकोलाई को यह सब सुनकर कैसा लगा। वो दोनों अपने घर की तरफ चल दिए।
एक दूसरे का हाथ पकड़े वो मस्ती से चले जा रहे थे। उन्हें सड़क पर चल रहे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। निकोलाई को उस रात के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट कभी कुछ लगा ही नहीं था। खाने के बाद जब वेरा अपने पति के लिए चाय का प्याला लेकर आई तो दोनों की नजरें मिली। दोनों ही जोर से हंस पड़े। वेरा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? निकोलाई ने कहा, मैं सारी बातें याद करके हंस रहा हूं, खास तौर पर लिलियक के फूल। इस पर वेरा ने कहा, अब तो जिंदगी भर लिलियक के फूल ही मेरे सबसे प्यारे फूल रहेंगे। पति पत्नी इस बात पर एक बार फिर जोर से हंस दिए। लिलियक की झाड़ियां। अभी आप अलेक्जेंडर कुपरिन की रूसी कहानी की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।